हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो नया सामाजिक विज्ञान है उसका जो छठा चैप्टर है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो भारतीय सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ उसको हम लोग पूरे डिटेल में अच्छा से पढ़ेंगे और इस नोट्स में आपको हर एक पॉइंट जो भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग आसान भाषा में क्लियर कर लेंगे। तो एक एक पॉइंट्स को समझना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो पूरा आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यह नोट्स को अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भारतीय सभ्यता का प्रारंभ जो है कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सभ्यता होता क्या है। ये जो वर्ड है हम लोग बार बार सुनते हैं, तो आप क्लास 6 से सुने हैं तो यह वर्ड जो है बार बार अगला क्लास में आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इसको नहीं समझ पाते हैं सभ्यता का मतलब होता क्या है, सब लोग किसे बोलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं सभ्यता का मतलब क्या होता है। समझिए, देखिए सभ्यता का मतलब सिंपल में होता है जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता का मतलब हो गया जीवन जीने का तरीका। तो देखिए लाखों वर्ष से लोग जो है दुनिया में रह रहे हैं और अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत पहले अमेरिका में थे, कोई चाइना में था, कोई इंडिया में था। उस समय तो देश का नाम भी प्रॉपर नहीं था, क्षेत्रफल भी निश्चित नहीं था, लोग अलग अलग जगह पर दुनिया में बसे हुए थे। सब लोगों का जो रहन सहन था, ध्यान से देखिए, क्या एक जैसा था? क्या हम लोग का रहन सहन और अमेरिका का एक जैसा था? क्या अमेरिका और चाइना का रहन सहन एक जैसा था? नहीं था। तो जहां पे भी लोग थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनका रहन सहन अलग था, खाने का तरीका अलग था, कपड़ा पहनने का तरीका अलग था, मकान बनाने का तरीका अलग था, बोली भाषा जो था अलग था। आज भी अगर आप एक जिला से दूसरे जिला में देखिएगा तो बहुत सारा आपको चीज मिल जाएगा जिसमें भिन्नता होगा। उनका बात करने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, उनके काम करने के तरीका में आपके काम करने के तरीका में फर्क मिलेगा, उनका कुछ खाना में और आपके खाना में बदलाव दिखेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें बहुत सारा विभिन्नता होता है, उनका जीवन का जीने का जो तरीका होता है उसमें भिन्नता होता है। तो दुनिया में जो भी लोग रहते थे उनके जीवन जीने का जो तरीका था, खाने का जो तरीका था, कपड़ा पहनने का जो तरीका था, बोलने का जो तरीका था, व्यापार करने का जो तरीका था, ये सब को मिला के हम लोग बोलते हैं सभ्यता। क्या बोलते हैं? सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा, सभ्यता का मतलब हो गया जिस क्षेत्र का हम सभ्यता का बात करेंगे, मतलब वहां का जो लोग है उसके जीने का तरीका क्या है, वो क्या खाता है, कैसा कपड़ा पहनता है, किस तरह के घरों में रहता है, किस तरह का पानी का इस्तेमाल करता है, किस तरह वो व्यापार करता है, ये सब चीज को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? सभ्यता बोलेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग सभ्यता था। लाखों वर्ष से लोग रह रहे हैं तो सबका जीने का अपना अपना तरीका था। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यता था। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे भैया अपने देश का पढ़ेंगे। तो अपने देश में, अपने भारत देश का अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग लोग रहते थे। मतलब हमारे देश में भी अलग अलग तरह का सभ्यता देखने को आपको मिल जाएगा। अभी तो नहीं मिलेगा, मतलब वो बीत चुका है। तो हमारे देश में भी बहुत सालों वर्ष पहले विभिन्न तरह के सभ्यता था, जैसे वैदिक सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, संगम सभ्यता था, गंगा जमुना सभ्यता था। ये बहुत तरह के हमारे देश में भी सभ्यता था। अलग अलग समय में अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे रहते थे, कोई पश्चिम में रहता था, कोई दक्षिण में रहता था। तो उन लोगों का एक अलग अलग जीवन जीने का तरीका होता था। तो यहाँ पे जो हम लोगों को देश में जो सभ्यता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे विकसित सभ्यता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे हड़प्पन सभ्यता। तो हम लोगों के देश में भी बहुत सारा सभ्यता हुआ, जैसे आपको एग्जांपल बता दिए, लेकिन उन सभी सभ्यताओं में जो सबसे विकसित सभ्यता था, जो सबसे अच्छा सभ्यता था, जो सबसे वहां के लोग जो थे काफी आगे थे, वो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु सभ्यता, या इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता।
क्यों बोलते हैं, क्या है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए एक वर्ड आता है सब, सभ्यता समझ गए। अब एक होता है आपका सभ्य, जैसे बोलते हैं वो व्यक्ति जो है या वहां के लोग जो है बहुत ही सभ्य है, बहुत सिविलाइज्ड है। इसका मतलब होता है जो वहां के जो लोग हैं वहां का सभ्यता अच्छा है। तो जहां का सभ्यता अच्छा होगा तो वहां के लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, वो लोग जो है सभ्य है, सब मतलब सिविलाइज्ड है। तो किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि ये बहुत ही सभ्य व्यक्ति है, सिविलाइज्ड व्यक्ति है, तो इसका मतलब हुआ जो उसका रहने का तरीका अच्छा है, खाने का तरीका अच्छा है, खाना खाने का तरीका अच्छा है, अच्छा घर में रहता है, साफ सुथरा रहता है, अच्छा व्यापार करता है, नियम का पालन करता है। तो ये सब चीज जिसमें रहता है वैसे लोगों को हम लोग सब लोग या सब व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब हो गया, जहां पे सभ्यता होगा वहां के लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, सब व्यक्ति या सब समाज बोलेंगे। ठीक है, जहां पे एजुकेशन होगा, आर्ट होगा, मतलब कला होगा, व्यापार होगा, रहने का तरीका होगा, साफ सुथरे लोग होंगे ना, बात करने का तरीका होगा, एक दूसरे को इज्जत देते होंगे, मिलजुल के रहते होंगे, तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, क्योंकि उस समाज को हम लोग क्या बोलेंगे, सब समाज। सभ्यता क्या है अब आपको समझ में आ जाएगा। सभ्यता का अर्थ है मनुष्य के जीवन का वह उन्नत रूप जहां पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, शासन होता है, व्यापार करते हैं, कला जानते हैं और साफ सुथरे नगर बनाते हैं। मतलब वह क्षेत्र जहां पे लोग जो है मिलजुल कर रह रहे हैं, शासन हो रहा है, कोई उन पर शासन चला रहा है, एक नियम है, एक कानून है जिसका वो पालन करते हैं, व्यापार करते हैं, कला भी जानते हैं, बहुत तरह का मूर्ति बनाते हैं, बहुत तरह का अलग अलग सामग्री बनाते हैं, सामान बनाते हैं, साफ सुथरे शहर बनाते हैं, नाली का निकास होता है, खाना पकाने का एक तरीका होता है, खेती करते हैं। तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, सभ्यता बोलेंगे। तो सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है, सभ्यता में शासन और प्रशासन का होना जरूरी है। तो कोई समाज कैसे चलेगा आगे, उसका नियम क्या है, कानून क्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए, शासन और प्रशासन होना चाहिए। बिना प्रशासन का वो समाज अच्छा से नहीं चल सकता है। तो कुछ नियम होगा ना, मतलब शासन और प्रशासन का रहना जरूरी है किसी सब समाज के लिए। दूसरा है नगरीकरण। सब समाज का मतलब क्या है, गांव भी है और शहर भी है ना। ज्यादा जो गांव विकसित होते गया शहर में बदल गया, वहां पे लोग ज्यादा इकट्ठा होने लगे, तो वहां पे क्या है भैया, नगरीकरण भी है, शहरीकरण भी है। जल प्रबंधन, जल निकासी का, घर से अगर पानी निकल रहा है तो उसका भी अच्छा व्यवस्था है, नाली है, नाली के ऊपर ढक्कन है। शिल्प और कला, ठीक है, पत्थरों को काट के मूर्ति बनाया जाता है, मिट्टी से भी मूर्ति बनाया जाता हो, अलग अलग कला वो लोग करते हो। व्यापार भी होता हो, वस्तुओं का आदान प्रदान होता हो, ये वस्तु लीजिए वो वस्तु दे दीजिए। लेखन कला, लोग लिखते भी हो, अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हो, लिखकर पत्थरों पर लिखते होंगे उस समय तो कागज था नहीं। कृषि उत्पादन ना, जमीन पर अलग अलग तरह के फसल भी उगाते होंगे। तो ये सारा गुण जिस क्षेत्र में होगा, जिस जगह होगा, जिन लोगों में होगा, जिस समाज में होगा, वहां पे हम बोलेंगे वहां पे सभ्यता है। तो ये सारा चीज अगर कहीं पे दिख रहा है तो हम बोलेंगे वहां पे सभ्यता है। अगर उस समाज में ये सारा चीज नहीं है तो हम बोलेंगे वहां पे सभ्यता नहीं है, वहां के लोग जो है वो सब नहीं है। तो आपको बता दिए पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की सभ्यता थी, हमारे देश में भी अलग अलग तरह का सभ्यता थी, जिसमें जो सबसे मेन सभ्यता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो दुनिया में पूरे वर्ल्ड का बात करेंगे, पूरा दुनिया का बात करेंगे, तो सबसे पहले जो सभ्यता आया वो कहां पे आया था, वो आया था आपका इराक और सीरिया में। तो इराक और सीरिया में दुनिया का सबसे पहला सभ्यता आया था। उस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं, उसका नाम क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो याद रखिएगा
दुनिया का सबसे पहला जो सभ्यता था वो कौन था? मेसोपोटामिया सभ्यता। कहां पर आया था? तो इराक और सीरिया में। ठीक है, कितना वर्ष पहले? तो हल्का सा ध्यान रखिएगा, लगभग 6000 वर्ष पहले। उसके बाद है आपका मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इसके बाद कौन आया? मिस्र की सभ्यता। ये कहां पे आया? मिस्र में आया, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं हम लोग, और यह लगभग आपको 5000 वर्ष पहले आया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है आपका सभ्यता जो हम लोगों के देश में है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका और भी नाम है जिसको हम लोग जानेंगे। यह कहां पे हुआ था? तो उस समय पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान था ही नहीं, एक ही देश था, भारत। तो भारत में हुआ था, लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ तो कुछ हिस्सा जो है इस सभ्यता का पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा जो है हम लोगों के देश में ही रहा है। ठीक है, तो यह जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता, यह जो है भारत और पाकिस्तान में आता है अभी के समय में। अगर आप देखिए, उस समय तो भारत ही था केवल, पाकिस्तान तो था नहीं ना, तो उस समय केवल भारत। लेकिन अभी के समय में बात करेंगे तो कुछ हिस्सा जो है कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। सिंधु वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का है। ठीक है, ये लगभग आपका 2600 से 1900 वर्ष पहले ये सभ्यता का जन्म हुआ था हम लोगों के देश में। तो समझ गए, सभ्यताओं की शुरुआत विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हुआ। एक ही समय पर सभ्यता नहीं होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे हुआ ना। तो ये सारा पॉइंट सबको ध्यान रखना है। तो पहला आपका सभ्यता कहां पे हुआ था? कौन था पहला सभ्यता? मेसोपोटामिया सभ्यता। कहां पर हुआ था? इराक और सीरिया में, 6000 वर्ष पहले। उसके बाद हम लोगों का सभ्यता याद रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यह जो भारतीय सभ्यता है उसका शुरुआत कहां से हुआ। आपको बता दिए भारतीय सभ्यता बहुत तरह का है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे विकसित है, वो है आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता की शुरुआत कहां हुई? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता कहलाती है। तो प्राचीन में बहुत सारे सभ्यता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे विकसित सभ्यता है, वो आपका कौन है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह जो सभ्यता है, यहां पे जो लोग जी रहे थे, अपने जीवन को बिता रहे थे, वो दो नदी के आसपास था। एक नदी था आपका सिंधु और एक नदी था सरस्वती। तो ये लोग कहां पे थे? जहां पे दो नदी था। ठीक है, सिंधु और सरस्वती, क्योंकि उस समय पानी बहुत जरूरी था, बिना पानी के लोग तो रहेंगे नहीं, तो पानी मिल गया। और जहां पे पानी है वहीं पे आपका खेती भी होगा, तो खेती भी करना था ना, तो पानी के बिना तो रह नहीं सकते। इसलिए सिंधु और सरस्वती दोनों नदी के आसपास ये लोग रहते थे, इसीलिए इनके सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज याद रखिएगा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं या इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले तो बीत चुका था, लेकिन बाद में लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी को खोदा गया तो पता चला भैया एक दुनिया ऑलरेडी बस चुका है और वो उजड़ भी चुका है। मतलब हजारों वर्ष पहले एक शहर था, लोग हम लोग जैसे थे, वो भी व्यापार करते थे, वहां पे भी शासन प्रशासन होता था, वहां पे भी नालियां बनता था, रोड बनता था, लेकिन वो किसी न किसी कारण वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे जैसे खुनाई हुआ, मिट्टी को हटाया गया, तो अलग अलग चीज मिला, उनका कंघी मिला, उनके द्वारा जो मिट्टी के बर्तन थे वो मिला, हड्डी मिला, उनके द्वारा जो झरना था जहां पे लोग नहाते थे, स्विमिंग पूल था, वो सब मिला। तो पता चला जो उस समय बहुत सारा चीज था। तो वो चीज कैसे पता चला? जब हम लोग खुनाई किए, अलग अलग सामग्री निकला, अलग अलग सामान निकला, मिट्टी का बर्तन निकला, कांसा का, तांबा का बर्तन निकला, तो पता चला जी उस समय एक दुनिया था। तो वहां पे जो सबसे पहला जो शहर खोजा गया, बहुत सारा शहर खोजा गया, बहुत सारा गांव खोजा गया इसी के आसपास। मतलब हम लोगों का जो भारत का नक्शा है उस पर अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है,
उत्तर पश्चिम वाला, जहां पे गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये सब जो इलाका है इसी में ये लोग बसे थे। और वहां पे एक दुनिया था जो बहुत ही विकसित था। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 20 साल 25 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे अधिकतर जो था शहर उतना नहीं था, अधिकतर गांव था। आज भी गांव की संख्या बहुत अधिक है। और गांव में मिट्टी के घर होते थे, ईटा के तो अब से आया, मिट्टी के घर होते थे। लेकिन उस समय 5,000 3,000 वर्ष पहले अगर हम बात करेंगे तो उस समय एक दुनिया था जहां पे ईटा का इस्तेमाल होता था घर को बनाने के लिए, नालियां होती थी। आज भी बहुत जगह नाली नहीं है, लेकिन वहां पे नाली था। इतना सब समाज था, इतना वो विकसित था। तो पहला शहर खोजा गया हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलिए तब, हड़प्पा सभ्यता बोलिए तब, या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए तब, क्योंकि यह सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वही है। कहां विकसित हुई आपको बता दिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सिंध। सिंध अब कहां है भैया, पाकिस्तान में। पहले इंडिया में था, भारत में था, लेकिन बंटवारा के समय में ये कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ये पार्ट तो आज भी हम लोग के देश में है, तो ये पार्ट चला गया पाकिस्तान में। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में जो लोग रहते थे, ठीक है, वहां का जो सभ्यता था, उन लोगों का जो जीने का तरीका था, उसी सभ्यता को हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। क्योंकि यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सिंध वाला, ये क्षेत्र कहां पर है, इसके आसपास कौन सा नदी है, सिंधु नदी है। और कौन नदी है आपका, सरस्वती नदी है। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। यह जगह है सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे थी। इन नदियों ने भूमि को उपजाऊ और कृषि अनुकूल बनाया। भाई नदी के पास क्यों लोग रहने लगे, दो नदी है, पानी का व्यवस्था हो जाएगा, पानी होगा तब ना खाना पकेगा। दूसरा जो है खेती करेंगे, खाना कहां से आएगा, खेती से आएगा, तो खेती करने में भी आसानी होगा। दूसरा पानी जहां होगा वहां पे फसल अच्छा होगा, पेड़ पौधे भी उगेंगे, पेड़ पौधे का भी वो फल खाएंगे ना। इसीलिए पानी का जरूरी था। और पानी पहले कहां से मिलता था, चापाकल से पानी नहीं मिलता था, पानी मिलता था नदी से। समय क्या था तो याद रखिएगा, 3500 ईसा पूर्व जो था गांव का विकास हुआ, और 2600 ईसा पूर्व जो है नगरों का विकास हुआ। ठीक है, तो गांव का पहले विकास हुआ, लेकिन जब गांव विकसित होने लगे, गांव में और अधिक लोग एक जगह बसने लगे, तो वह गांव धीरे धीरे किस में बदल गया, शहर में बदल गया। तो यह जो सभ्यता था सिंधु सरस्वती सभ्यता, यह दुनिया की सबसे प्राचीन और योजनाबद्ध नगरीय सभ्यता थी। इसीलिए इसको भारत का पहला नगरीकरण भी बोलते हैं। मतलब यह जो आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता था, ये बहुत ही ज्यादा विकसित था। यहाँ पे लोग जो थे बहुत ज्यादा विकसित थे। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं भारत का पहला नगरीकरण। मतलब आज हम लोग शहर देख रहे थे, लेकिन भारत में बहुत पहले शहर था। ठीक है, तो कौन कौन सा नगर था, पुराना नगर, पुराना शहर, उसको ध्यान रखना है। हड़प्पा याद रखना है जो पंजाब में विकसित था, मोहनजोदड़ो याद रखना है जो सिंध में था, धोलावीरा याद रखना है जो गुजरात में था, राखीगढ़ी याद रखना है जो हरियाणा में था, कालीबंगा याद रखना जो राजस्थान में था। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये सब पुराने शहर थे। अभी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, कोलकाता, ये जो बड़ा बड़ा जो शहर हम लोग अभी नाम ले रहे हैं, ठीक है, उस समय उस लेवल के, अभी इस तरह के तो थे नहीं, लेकिन उस समय टॉप लेवल के थे। तो उस समय के जो शहर थे वो कौन थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। लेकिन इसका जगह भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। हड़प्पा पंजाब में, तो पाकिस्तान में चला गया। ये दोनों कहां चला गया, पाकिस्तान में। बंटवारा के समय ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध में, ये सब जो था याद रखिएगा ये अपने देश में है। ठीक है, आज भी काम जारी है, आज भी खुदाई होते रहता है और नया नया चीज निकलते रहता है। क्योंकि उस समय भाई भूकंप तो हमेशा आते रहता है। भूकंप आने की वजह से सारा चीज दबते गया, पानी पड़ते गया, बाढ़ आया और नीचे चला गया, मिट्टी से और तोपा गया, तो धीरे धीरे खुनाई होता है।
और नया नया चीज निकलता है। आज भी खुनाई किया जाता है और नया नया चीज निकाला जाता है, फिर उसका स्टडी होता है, फिर उस पर अलग अलग राय रखा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग भैया विकसित देश में हैं, हम लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन ये भैया लोग देखिए सबसे बड़ा शहर चला गया पाकिस्तान, और ये लोग तो अपने मतलब अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, तो ये दोनों शहर को कैसे संभालेंगे। हम लोग में रहता तो क्या क्या चीज खोज लिए रहते हैं, एक से एक नया चीज खोज लिए रहते हैं, लेकिन यहाँ से कोई खबर आता ही नहीं। ठीक है, तो हम लोगों के हिस्से में जो है उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और नया नया चीज को खोजते हैं। तो ये इंपोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का पहला जो उत्खनन हुआ था, मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसे पता चला, मिट्टी को खोन के, तो पहली बार जो मिट्टी का खुनाई हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता में, वो कब हुआ था याद रखिएगा, 1920 से 21 में, याद रखिएगा 1920 से 21 में पहला खुनाई हुआ था। और सबसे बड़ा जो जगह था वो कौन था आपका, राखीगढ़ी ना। जैसे शहर में अगर बात करेंगे सबसे बड़ा शहर कौन है, तो उस समय का जो सबसे बड़ा शहर था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल था, वो कौन था आपका, वो था आपका राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र था उस समय का। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दो नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सिंधु नदी। अब सिंधु नदी जो है आपका याद रखिएगा 7 नदियों से मिलकर बना है सिंधु नदी। उसमें एक और नदी है जिसको बोलेंगे सरस्वती नदी, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, यह जो भारतीय सभ्यता है, ठीक है, उसमें सरस्वती नदी भारत के इतिहास और धर्म दोनों के लिए विशेष स्थान रखती है। एक तो सभ्यता के हिसाब से यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण था, दूसरा जो है धर्म के हिसाब से भी इसको बहुत ही पवित्र नदी का दर्जा दिया गया था उस समय। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी कहा गया और नदी कहा गया, मतलब ऐसा नदी जो देवी के जैसा है, जो हम लोगों के जरूरतों को पूरा करता है, जो हमें पानी देता है पीने के लिए, जो ऐसा जमीन देता है जहां पे फसल लगता है ना, इसलिए इस नदी को, ठीक है, देवी के रूप में जाना गया। आज यह नदी जो है, अब इस नदी को क्या नाम दिया गया है, घग्गर और हाकरा, याद रखेगा। तो सरस्वती नदी को अब क्या बोला जाता है, घग्गर और हाकरा, क्योंकि इसका दो हिस्सा है, एक हिस्सा इंडिया में, एक हिस्सा पाकिस्तान में। तो इंडिया में इसका नाम है घग्गर और पाकिस्तान में नाम है इसका हाकरा। ठीक है, पाकिस्तान में हाकरा नाम है और इंडिया में जो सरस्वती नदी का पार्ट है उसको घग्गर बोलते हैं। ठीक है, इसके किनारे भी कई हड़प्पा स्थल मिले हैं, क्योंकि पूरा जो स्थल आपको मिला है, जो भी सभ्यता वाला क्षेत्र था, वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास ही ज्यादा मिला है। ठीक है, बाद में यह नदी सूख गया, बाद में नदी जो है किसी कारण सूख गया। अब जब नदी ही सूख जाएगा तो वहां पे लोग रहेंगे नहीं, रहेंगे। तो जब भैया नदी ही सूख गया तो वहां पे लोग रहेंगे नहीं, तो सब धीरे धीरे लोग जो है अपने अपने जगह चले गए, अपने अपने गांव में चले गए। फिर धीरे धीरे यह जो सभ्यता था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, सुखाड़ आ गया, पानी समाप्त हो गया, सुखाड़ आ गया ना। कुछ लोग बोलता है भूकंप आ गया, जिसके कारण लोग इधर उधर हो गए, कुछ लोग दब गए, मर गए, और ये सभ्यता क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर उस समय यह सभ्यता समाप्त नहीं होता और आगे बढ़ता तो समझ जाइए आज का भारत जो है कैसा रहता, कितना हम लोग विकसित रहते। आज भी विकसित है और भी हम लोग विकसित रहते, क्योंकि उस समय भैया, उस समय वो लोग ईटा का इस्तेमाल करता था, तांबा का इस्तेमाल करता था, लोहा का इस्तेमाल करता था, मूर्ति बनाता था। समझे, आगे देखिएगा तो हैरान हो जाएगा जो हजारों वर्ष पहले लोग कितने समझदार थे, कितना विकसित थे। नाली था, अभी बहुत जगह नाली नहीं है, गांव में चले जाएगी बहुत जगह नाली नहीं है, लेकिन उस समय उन लोग के पास नाली था, बाथरूम था नहाने के लिए। अब शहर कैसे बनता है भैया, नगर कैसे बनता है, सब लोग जानते हैं। गांव से लोग क्या होते हैं, एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि उस जगह पे सारा व्यवस्था उनको मिलता है, तो लोग इकट्ठे होने लगते हैं और वो जो जगह होता है बहुत घना हो जाता है, सारा चीज का व्यवस्था होने लगता है, खाने का, पीने का, रहने का, हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब उस समय का जो भी हो सारा सुविधा उनको मिलने लगता है एक जगह पे। मजदूर मिलने लगते हैं घर के काम कराने के लिए, तो उस जगह क्या हो जाता है, उस जगह को हम लोग नगर बोलते हैं, शहर बोलते हैं। हड़प्पा के लोग बहुत समझदार नगर नियोजक थे, मतलब हड़प्पा के लोग जो थे काफी विकसित थे, बहुत समझदार थे।
नगर जो बनाते थे सोच समझ के। हम लोग नगर कैसे बनाते हैं पहले भैया, कोई इधर बना लिया, कोई उधर बना लिया, कोई उधर जमीन खरीद लिया, कोई 3 ताला ठोक दिया, कोई 2 ताला ठोक दिया, किसी का बना ही नहीं है। कहीं रोड 20 फीट है, कहीं 24 फीट है, कहीं 6 फीट है, कहीं रोडे नहीं है। लेकिन वो लोग जो था बहुत सिस्टमेटिक काम करता था, घर को एकदम लाइन से बनाता था। अब जो जिस तरह प्लॉट बनता है उसी तरह एकदम लाइन से 20 फीट 40 फीट एकदम रोड पहले पास करा दिया, फिर इधर भी घर इधर भी घर, इन्हें इधर घर है इधर घर नहीं है, दोनों तरफ घर बनाते थे ये लोग। समझ कितने समझदार लोग थे। तो सड़कें जो थी इनका चौड़ा चौड़ा था और एकदम एक दूसरे का ऐसे टेढ़ा नहीं। हम ही कहते हेजन सोजन जाना हो तो पहले हेलका फिर हेलका हेलक हेलक जाना पड़ता है, लेकिन उन लोग का रोड एकदम सीधा था, ऐसे सीधा पूरा सीधा था। और 2 रोड, एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा था, ये भी सीधा ये भी सीधा ऐसे। हम लोग का रोड कैसे रहता है, एक ऐसे जाएगा, मिलना होगा तो ऐसे आएगा टेढ़ा, सीधा रोड तो मिलता ही नहीं है। तो उनका जो सड़क था एकदम चौड़ा चौड़ा, हम लोग का सड़क पतला पतला रहता है, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, दोनों एक दूसरे का ऐसे। हम लोग का रोड कैसे टेढ़ा रहता है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे अब अलग अलग जगह पे प्लॉटिंग हो रहा है, तो वहां पे पहले रोड निकाला जा रहा है, दोनों तरफ घर बन रहा है, अब सिस्टमेटिक बन रहा है। उन समय घर जो बनता था भैया पक्का ईटा का बनता था। 20 साल 25 साल पीछे जाइएगा, गांव में देखिएगा तो बहुत सारा जो घर था मिट्टी का था, ठीक है। 10 साल 15 साल पहले भी बहुत सारा घर मिट्टी का था, धीरे धीरे ईटा का यूज होने लगा, सब घर अब ईटा का मिलेगा। तो मिट्टी का होता था, मिट्टी के बाद ऊपर खपड़ा उपड़ा रहता था, फूस रहता था, फूस के बाद खपड़ा आया, ठीक है। अब धीरे धीरे रूप बदलने लगा, लेकिन उस समय ईटा का प्रयोग किया जाता था। समझ जाइए, 1,000 वर्ष पहले ईटा का प्रयोग किया जाता था हम लोगों के देश में। और जो शहर था वो 2 भाग में था। एक ऐसा भाग था जहां पे भैया बड़ा लोग रहता था, एक ऐसा 2 भाग था, एक ऐसा भाग था जहां पे बड़ा लोग रहता था, और एक ऐसा भाग था शहर का जिसमें छोटा छोटा लोग रहता था, मजदूर टाइप का लोग रहता था। तो शहर को 2 भागों में बांटा गया था, एक बड़ा लोगों वाले के लिए और एक छोटे लोग वाले के लिए। और पूरे शहर को किलाबंदी किया जाता था, जैसे पहले के राजा ओजा लोग पूरा अपना जो था जो क्षेत्र था उसका बाउंड्री कर देते थे, किलाबंदी कर देते थे ताकि दुश्मन अटैक नहीं करे। उसी तरह ये लोग भी बहुत ही समझदार थे, अपना एक पूरा एक बाउंड्री कर लेते थे, पूरा किला बंदी कर लेते थे ताकि कोई बाहर से नहीं आए। तो ऊपरी नगर था और निचला नगर था। ऊपरी नगर को अभिजात वर्ग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, और निचला नगर में साधारण लोग रहते थे, ठीक है, सिंपल लोग रहते थे। बहुत जगह पर आप देखे होंगे बहुत बड़ा बड़ा गोदाम था उस समय, ऑफिस था जहां पे सामान रखा जाता था, लोग काम करते थे अलग अलग कार्यशाला में, अलग अलग ऑफिस में। जल निकासी, जल को निकालने के लिए भी भैया नाली था, और नाली के ऊपर ढक्कन भी था ना। आज बहुत जगह नाली है, बहुत जगह नाली नहीं है, बहुत जगह नाली है लेकिन ढक्कन नहीं है। लेकिन उस समय लोग कितने समझदार थे, कितने विकसित थे ना, उनका सोच कितना ऊंचा था कि उस समय नाली भी था, पानी निकालने के लिए नाली भी था, और नाली के ऊपर ढक्कन भी था। महान स्नान घर बहुत बड़ा बड़ा वो लोग बनाते थे। स्विमिंग पूल, जिसको हम लोग आज कल बोलते हैं ना स्विमिंग पूल, बड़ा बड़ा होटल में चले जाइए, बड़ा बड़ा घर में चले जाइए तो आपको स्विमिंग पूल दिख जाएगा। लेकिन उस समय भी वो लोग अपने क्षेत्र में बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल बनाते थे, स्नान घर बड़ा बड़ा बनाते थे, और पर्व त्योहार के मौके पर सब लोग मिलजुल के उसमें नहाते थे, ठीक है। जैसे आजकल स्विमिंग पूल है, बहुत सारे लोग आते हैं नहाते हैं, उसी तरह उस समय भी बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल बनाया जाता था लोगों के स्नान करने के लिए। लेकिन ऐसे ये वाला स्विमिंग पूल नहीं है कभी भी कूद गए, खास खास मौका पर, किसी पर्व त्योहार के मौके पर लोग डुबकी लगाते थे। महान स्नान घर हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा स्नान घर, ठीक है, यहाँ पे फोटो नहीं दिख रहा, आपको भेजेंगे तो दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो फोटो आप बुक में देखिएगा, बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल, और ये उनका घर बनाने का तरीका था। देखिए रोड कितना चौड़ा है और घर किस तरह सिस्टमेटिक है, एक इधर घर एक उधर घर, ठीक है। देखिए सब घर में ईटा का इस्तेमाल किया जाता था, ये सब घर में ईटा का इस्तेमाल किया, सीढ़ी होता था उस समय, सीढ़ी होता था, ईटा का इस्तेमाल किया जाता था, बालू प्लस्तर सब था इसमें, ठीक है।
तो यह दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नान घर था। ये जो स्नान घर था, स्विमिंग पूल था, पूरा सार्वजनिक था, मतलब सब लोग उसमें आके नहाते थे, खास खास अवसर पर, पर्व त्योहार के मौके पर या कोई खास दिन। इसका आकार कितना था भैया? 12x7, मतलब इसका लंबाई था 12 मीटर और चौड़ाई था 7 मीटर। समझ लीजिए 12 मीटर मतलब 12×36, 40 फीट लंबाई, अब 25 फीट के लगभग चौड़ाई, 40 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा, उतना बड़ा स्विमिंग पूल था। मतलब आप समझ लीजिए एक छोटा जो हम लोग आसपास जो छोटा सा देखते हैं तालाब वाला, उस साइज का स्विमिंग पूल था उन लोग। ईंटों पर डामर लगा रहता था। डामर एक ऐसा चीज था जिसपे ईंट पे लगा देंगे तो भैया पानी उन्हें लीक नहीं करेगा। अब मान लीजिए स्नान घर बना लिए, स्विमिंग पूल बना लिए उस समय, अब पानी तो लीक कर जाएगा ना, ईटा में पानी निकल जाएगा, तो ईटा पूरा बिछा दिया जाता था और ईटा के ऊपर एक लेप लगा दिया जाता था डामर का, जिसे पानी लीक नहीं करे। समझिए कितना होशियार वो लोग था। अभी हम लोग बनाते हैं तो खूब घोला देते हैं सीमेंट उमेंट का, पानी लीक नहीं करे, तो उस समय भी वो लोग डामर का इस्तेमाल करता था ताकि पानी लीक नहीं करे। तो पूरा ईटा का सोलिंग बिछा के डामर लगा देता था जिसे पानी नीचे जमीन में नहीं जाए, पानी डाला जाए तो पानी उसमें रहे। तो समझ जाइए वो लोग कितना होशियार था। तो ईंटों पर डामर लगाया जाता था ताकि पानी रिसे नहीं, ठीक है। चारों ओर कमरे और पानी निकालने की नालियां बनी थी। तो यह जो स्विमिंग पूल आप देखिएगा, यहाँ पे फोटो के ऊपर फोटो आ गया इसलिए नहीं दिख रहा है, ये स्विमिंग पूल भी था और अगल बगल में रूम भी बनाया गया था। भाई नहाएगा फिर कपड़ा कहां बदलेगा, तो उसके लिए रूम था, रूम में जाइए भैया कपड़ा बदल लीजिए, फिर आइए नहाने, सारा व्यवस्था था। उसके बाद पानी जब नहा लेगा आदमी तो गंदा हो जाएगा, फिर पानी बहाना भी है, तो उसके लिए एक नाली भी था। ये पानी अब गंदा हो गया उसको बहा दो, और फिर एक ऐसा नाली था जिसमें पानी आता भी था, तो पानी आएगा भी और पानी निकल भी जाएगा। जैसे आजकल स्विमिंग पूल में क्या होता है, एक ओर से पानी आता है एक ओर से पानी चला जाता है, फ्रेश पानी आया फिर गंदा हो गया, गंदा पानी एक ओर से निकल गया, तो उस समय भी व्यवस्था था, एक ओर से पानी आ रहा है और एक ओर से पानी जा रहा है, ठीक है। तो चारों ओर कमरा था और पानी निकालने के लिए नालियां बनी थी। अब यह जो स्विमिंग पूल था, ठीक है, देखिए ये नाली है आपका, ये क्या है नाली। अब इस नाली को आप ध्यान से देखिए कितना सिस्टमेटिक है, इस तरह का नाली अभी नहीं मिलेगा बहुत जगह पे, लेकिन उस समय देख लीजिए कितना ईटा से बिछा के एकदम सीधा सीधी नाली बनाया गया है, कितना ऊंचाई पे नाली है जिसे पानी पास करके निकल जाएगा। तो उस समय देख लीजिए कितना मजबूत, एकदम ईटा, पक्का हुआ ईटा का पूरा इस्तेमाल किया गया, और ईटा भी टेढ़ा नहीं, एक साइज का पूरा, देख लीजिए, विश्वास नहीं होगा, लगेगा जो अभी का घर बना हुआ है। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान या विशेष स्नान के लिए किया जाता है। अब देखिए दिक्कत क्या है, ये जो स्विमिंग पूल था इसमें लोग कौन आते थे नहाने, क्यों आते थे? अब सबके घर में भी अपना अपना बाथरूम था, जितना लोग थे घर बनाए थे सबके घर में बाथरूम था, मतलब नहाने का व्यवस्था उनके घर में ही था, फिर भी ये स्विमिंग पूल बना था। इसका मतलब है स्विमिंग पूल बनाया गया था जो कभी कोई धार्मिक त्योहार होगा ना, कोई धार्मिक कार्य होगा, तो उस समय सभी लोग जो है डुबकी लगाएंगे, हो सकता है उसका इस्तेमाल होगा, या कोई विशेष स्नान के लिए वो बनाया गया था, क्योंकि सबके घर में ऑलरेडी बाथरूम था, मतलब सब लोग अपने घर में नहा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी एक बड़ा सा बाथरूम बनवाया गया। तो इसका मतलब वहां पे खास दिन ही लोग जाके एक साथ वहां पे नहाते होंगे, पूजा पाठ के नाम पे, जब पूजा पाठ होता होगा या कोई त्योहार आता होगा, या लोग आपस में मिलजुल के एक समय तय कर लिए होंगे जिस समय हम लोग सब साथ में आके नहाएंगे, पूजा पाठ होगा ना। तो यह स्तर हमें दिखाता है कि हड़प्पा वासी लोग जो थे कितने साफ सुथरे और व्यवस्थित लोग थे, बहुत ही तरीका वाला लोग था, साफ सुथरा था भैया, नाली उली का सब व्यवस्था था, नहाने का व्यवस्था था, ठीक है, स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के आसपास कमरा भी था ताकि कपड़ा उपड़ा बदल सके, स्विमिंग पूल से एक नाली था पानी को ले जाने वाला, और एक नाली था फ्रेश पानी लाने के लिए, साफ पानी आएगा और जब गंदा हो जाएगा तो दूसरा नाली से वो पानी निकल भी जाएगा। तो ये सब व्यवस्था था। इसका मतलब हड़प्पा वासी जो थे बहुत ही होशियार लोग थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे, बहुत साफ सुथरे लोग थे, और उनके जीने का जो तरीका था सिस्टमेटिक था। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा वासी जो लोग बसे थे
वहां पे जल प्रबंधन और सफाई व्यवस्था कैसा था। तो हड़प्पा वासी स्वच्छता प्रेमी लोग थे, उनकी नगर योजना दुनिया के लिए एक मिसाल थी। तो उनका जो रहने का तरीका था, वो जिस तरह से शहर का निर्माण किए थे अद्भुत था। मतलब नाली का व्यवस्था, हर तरफ पानी आ भी रहा है स्नान घर में और पानी निकल भी जा रहा है, हर घर में बाथरूम है, हर घर में स्नान घर और नालियां मौजूद थी। मतलब हर घर में भैया बाथरूम भी है और नाली भी है, नहाओ भी और पानी जो निकलेगा उसके जाने के लिए रास्ता भी है, नाली भी है। धौलीवीरा में पत्थर काटकर बनाए गए जलाशय थे। जैसे अभी हम लोग पोखरा देखते हैं, तालाब देखते हैं, उस तरह वहां पे भी पत्थर को काट काट के बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया जाता था, जिससे बारिश का पानी उसमें जमा रहे। देखिए कितना वो लोग अकलमंद था, पानी को कैसे बचाना है ना, पानी खत्म नहीं हो जाए, जब सर्दी का मौसम चला जाए, गर्मी का मौसम आ जाए तो पानी रहे, उसके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा पत्थर को काट के गड्ढा बनाया था, जिसमें वो पानी को रखते थे, जमा करते थे। वहां से 6 से अधिक विशाल टैंक थे, बड़ा बड़ा टैंक उन्होंने बनाया था जिसमें पानी को रखा जाता था, जिनमें वर्षा जल जमा किया जाता था। पानी की निकासी और पुनः उपयोग की अद्भुत व्यवस्था थी। एक तो पानी भैया नाली के द्वारा निकाल भी रहे, तो हम लोग का जो पानी नाली से निकलता है बेकार हो जाता है, लेकिन ये लोग ऐसा व्यवस्था बनाया था कि पानी जो है नाली से निकल जाए और खेत में चला जाए, ताकि खेत में भी फसल को पानी मिल जाए। तो इनका जो तरीका था कि पानी को भैया निकाल भी दो, पानी का निकासी भी हो जाए और उसका फिर से हम लोग उपयोग भी कर ले। तो दोनों काम किया करता था, मतलब पानी को भी बर्बाद नहीं, जो पानी बर्बाद होके जा रहा है उसका भी ये लोग इस्तेमाल कर लेता है। यह साबित करता है कि लोग वैज्ञानिक सोच के थे और साफ सफाई की समझ उनमें बहुत ही अच्छा था, वैज्ञानिक सोच था। जैसे आज भी बहुत सारे गांव में जाइएगा, बहुत सारे लोगों को देखिएगा, उनका नाली का पानी जो जाता है खेत से जोड़ देते हैं। तो कलोल चलाया, नहाया धोया, जो भी पानी निकला वो खेत में चला गया। तो जो पानी हम लोग बर्बाद किए नहा धोआ के, मतलब जो दूषित पानी हो गया, वो फसल को मिल गया, तो फसल को फायदा हो गया। तो एक काम से दो काम हो गया ना, नहा भी लिए, धोआ भी लिए, पानी से सारा घर का काम भी हो गया और वही पानी खेत में चला गया, जहां पे फसल को वो क्या किया, उपजाऊ बना दिया। अब हम लोग बात करेंगे खेती और जीवन शैली। देखिए वो लोग खेती भी करते थे, वो लोग खेती भी करते थे, केवल फल फ्रूट नहीं खाते थे, वो लोग खेती भी करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसान और पशुपालक दोनों थे। किसान भी थे, मतलब वो खेती भी करते थे और पशु को पोसते भी थे, जिस तरह आज भी बहुत सारे लोग गांव में पशु को पोसते हैं ना, तो उस तरह वो लोग भी पशुपालक थे, पशु को पोसते थे। उगाई जाने वाली फसलें वो कौन कौन सा अनाज उगाते थे, गेहूं उगाते थे, जौ, बाजरा, धान, दाल और तिल का खेती वो लोग करते थे। अब यह जो देख रहे हैं ना, यह हल आप देखें, हल यही हल है। तो पहले उस समय का हल यही था। आजकल तो वो मतलब हम लोग के समय जब छोटे थे तो हल आता था, एक लकड़ी रहता था, उसमें फरसा रहता था, इस टाइप का लोहा टाइप का स्टील का लगा रहता था, ठीक है। तो यह जो है आपका हल है, ये मिट्टी से बना है। देखिए मिट्टी से निर्मित हल कितना मजबूत है, जो मिट्टी को ये चीर देता है। और ये मिट्टी का बना है, लकड़ी का नहीं। किसका बना है? मिट्टी का बना है। कपास की खेती सबसे पहले यहां की गई थी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हड़प्पा वासी जो थे, सबसे पहले किसका खेती किए थे? कपास का। तो पहले हम लोग जब छोटे थे तो उस समय कपास का बहुत ज्यादा खेती होता था, आपको ध्यान में होगा, लेकिन आप लोग तो छोटे होंगे ना, आप लोग के पापा लोग जानते होंगे, उस समय बहुत कपास का खेती होता था। पाले जाने वाले पशु, कौन कौन सा पशु पाला जाता था? गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, ये सब पशु को उस समय पाला जाता था, पोषा जाता था। उनका जो भोजन था भैया, दूध था। अब ये सब जानवर है तो दूध ही देगा ना। दही था, सब्जी था, मसाला था और ये लोग मांस भी खाते थे। खेती से पर्याप्त अन्न मिलने के बाद लोगों ने, अब खेती से अनाज आने लगा ना, अब खेती से अनाज आने लगा, खाने का व्यवस्था होने लगा, तो ये लोग धीरे धीरे अपने आप को और विकसित किए ना, कला में अपना योगदान दिए, व्यापार किए और शिक्षा में भी ये लोग ध्यान देना शुरू किए। तो जब खाइएगा, आपको खाना मिल जाएगा तब ना आगे वाला काम कीजिएगा। जब आपको 3 टाइम खाना ही नहीं मिलेगा,
अपना पोषण ही नहीं कर पाएगा तो बाकी कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये लोग खेत से पर्याप्त अन्न उगाते थे, खाते थे, अन्न बचता था उसका व्यापार करते थे, शिक्षा में लगाते थे और कला में लगाते थे। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध और विकसित समाज बन सकी। उस समय यही कारण है कि इनका एक तरीका था जिंदगी जीने का, हर चीज जो था सिस्टम से था, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये लोग अपने जिंदगी को जीते थे। इसलिए यह जो सभ्यता था बहुत ही समृद्ध और विकसित सभ्यता था। अब हम लोग देखेंगे उनका व्यापार का स्वरूप क्या था, कैसे वो खरीद फरोख्त करते थे, कैसे वो अपना व्यापार करते थे। तो हड़प्पावासी केवल अपने नगरों में ही नहीं बल्कि भारत के भीतर और बाहर की सभ्यताओं से भी सक्रिय रूप से व्यापार करते थे। देखिए ये लोग कितने बुद्धिमान थे, मतलब अपना जो समाज है वहां पे तो ये लोग व्यापार करते ही थे, कुछ बेचना और कुछ खरीदना, लेकिन उसके बाद भी अपने समाज से बाहर भी वो लोग भारत में व्यापार करता था और भारत से बाहर भी दूसरे देशों से व्यापार करता था। तो इनका जो व्यापार था अपने समाज में भी था, अपने देश में भी था और अपने देश से बाहर भी था। ये तीनों जगह व्यापार करते थे। उनका व्यापार स्थल मार्ग, नदी मार्ग और समुद्री मार्ग द्वारा होता था। अब यह जो जाते थे कहीं पे भी, तो कहीं पे सड़क है तो सड़क का इस्तेमाल कर लिया, कहीं पे नदी है तो नदी के द्वारा वो लोग नाव बना के निकल गए, और कहीं पे समुद्र है तो जहाज के रास्ते ये लोग निकल जाते थे। तो समुद्री रास्ते, नदी के रास्ते और जमीन वाला रास्ता जिसको स्थल मार्ग बोलते हैं, उसके रास्ते भी ये लोग व्यापार करते थे। यह भारत की पहली समुद्री गतिविधि मानी जाती है। माना जाता है भैया उस समय से ही भारतीय लोग समुद्री रास्ते से होकर जाते थे और व्यापार करते थे। उस समय हजारों वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले भी लोग समुद्री यात्रा करते थे व्यापार के लिए। क्या क्या निर्यात करते थे, आयात करते थे, तो सामान भेजते भी थे और लाते भी थे। तो क्या क्या भेजते थे? आभूषण हो गया ना, ज्वेलरी जितना सब है सबको भेजते थे, शंख भेजते थे, लकड़ी भेजते थे, हाथी दांत भेजते थे, ठीक है, कपास के वस्त्र भेजते थे, खाद्य और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को अपने यहां से दूसरे देश में भेजते थे। फिर वहां से कुछ सामान लाते भी थे, जैसे तांबा लाते थे, धातु लाते थे, सोना लाते थे और बहुत सारा कीमती वस्तु लाते भी थे। तो बहुत सारा सामान भेजते भी थे। व्यापार का मतलब क्या है? कुछ लेना और कुछ देना। तो उस समय पैसा तो था नहीं, तो सामान के बदले सामान आता था, कुछ सामान दीजिए, कुछ सामान लाइए। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सामान से कुछ चीज को खरीदते थे ना, जैसे बर्फ उर्फ आ जाता था तो धान दे देते थे, गेहूं दे देते थे, बर्फ मिल जाता था, मकई दे देते थे, बर्फ मिल जाता था, लालमी आता था तरबूज बेचने वाला, तो हम लोग धान गेहूं देते थे, तरबूज मिल जाता था। तो पहले देखिए, पहले मतलब बहुत सारा सामान हम लोग सामान दे के लेते थे, बिना पैसे का भी हो जाता था। आभूषण और कारीगरी की बात करेंगे तो देखिए ये लोग बहुत ही बुद्धिमान थे भैया, एक से एक आभूषण बनाते थे, एक से एक ज्वेलरी ये लोग बनाते थे, एक से एक डिजाइन बनाते थे, ठीक है। हड़प्पा के कारीगर अत्यंत कुशल थे, बहुत कुशल थे, एक एक चीज बनाते थे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जैसे कोई माला बनता है तो छोटा छोटा उसमें मोती लगता है, ये मोती है, सब क्या है? मोती है। और सब में ये लोग छेद भी कर देता था, ये सब पत्थर का है, किसका है? पत्थर का। ये सब में छेद कर देता था और छेद में क्या करता था? धागा लगा के माला बना लेता था। तो इससे ये लोग माला बनाता था। उन्होंने कर्नियल पत्थरों से, ये जो पत्थर है इसको कर्नियल पत्थर बोलेंगे, बहुत ही खूबसूरत पत्थर होता है, देखिए कितना खूबसूरत है। पत्थरों से सुंदर मोती और मनके बनाए, मनके इसी को बोलते हैं ना। तो माला का जो छोटा छोटा होता है जिसमें धागा लगा रहता है, उस छोटका को मनका बोला जाता है। तो ये लोग मोती, सुंदर मोती बनाते थे और मनके बनाए जाते थे। इन पत्थरों में छेद करने की तकनीक विकसित की गई। अब इस पत्थर में भैया छेद होगा तब ना धागा में लगाएंगे, तो इस पत्थर में छेद करने का भी तरीका वो लोग खोज लिया। शंख से अत्यंत सुंदर चूड़ियां बनाई गई। ये जो आप शंख देख रहे हैं, इससे सुंदर सुंदर चूड़ी भी बनाया गया।
ठीक है, तो ये लोग सुंदर सुंदर चूड़िया भी बनाया, मनके भी बनाया, मोती भी बनाया और उसका इस्तेमाल करके ये अलग अलग तरह के माला बनाते थे। जो आज हम लोग बहुत सारा माला पहनते हैं ना, उस समय भी ये लोग माला पहनते थे, लेकिन वो जो माला होता था बहुत ही सुंदर होता था। देखिए कितना सुंदर है, ये सब पत्थर है, पत्थर का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कौन पत्थर, तो याद रखिएगा कार्नियल पत्थर, ये खास तरह का पत्थर होता है। ठीक है, तो कार्नियल पत्थर का ये इस्तेमाल करके मोती और मनके बनाते थे। अब देखिए यहाँ पे अद्भुत चीज, हड़प्पा वासी जो थे भैया एक से एक चीज बना रहे थे। ये जो है आप देख रहे हैं, ये कंघी है। अभी जो हम लोग कंघी देखते हैं ना, उस तरह नहीं है, बट समझिए उस समय भी वो लोग इतने बुद्धिमान थे, इतने आगे थे, इतने कुशल थे, जो उस समय भी वो लोग कंघी का इस्तेमाल करते थे। और ये जो कंघी है भैया, ये हाथी दांत का बना है, याद रखिएगा। हाथी का जो दांत होता है उससे यह कंघी बनाया गया है। तो समझिए वो लोग कितने, उनका जो सोच था कितना आगे था। यह जो मिट्टी का बर्तन हम लोग देख रहे हैं, आज भी मिट्टी का बर्तन मिल जाएगा। कई वर्षों से मिट्टी का बर्तन हम लोग उपयोग करते हैं। उस समय का यह मिट्टी का बर्तन है, देख लीजिए कितना खूबसूरत है, कितना पेंटिंग इस पे बनाया गया है। तो उस समय भी मिट्टी के इस्तेमाल करके अलग अलग मूर्ति बनाया जाता था, अलग अलग बर्तन बनाया जाता था। उसी तरह यह जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यह आपका कांच का बना है। कांच क्या होता है भैया, तांबा और टीन को मिला दो तो इसको कांसा बोलते हैं। तो यह जो आपका देख रहे हैं, ये शीशा है जिसमें चेहरा हम लोग देखते हैं। तो यह जो आपका शीशा है, अभी अब बहुत जमीन के अंदर दब गया है, धीरे धीरे इस पे मिट्टी उट्टी लग गया, ठीक है, जंग लग गया तो खराब हो गया। लेकिन जब ये उस समय जब होगा बहुत सुंदर होगा। और ये किससे बना होता है, तांबा और टीन, जिसको कांसा बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो कांसा किससे बनता है, तांबा और टीन को मिलाने पर कांसा बनता है। तो ये कांसा का बना था। और ये जो था शीशा था जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। तो उस समय ये लोग शीशा का भी निर्माण कर दिए जिसमें चेहरा देखा जाता है, दर्पण का, जिसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। मिट्टी से अलग अलग वस्तु बनाते थे, घड़ा बनाते थे, बर्तन बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, हाथी दांत का इस्तेमाल करके कंघी बनाते थे। ठीक है, तो कांसा जो है तांबे से अधिक कठोर होता है। तांबा में अगर टीन मिला दीजिएगा तो और मजबूत हो जाएगा, उसको कांसा बोलेंगे। और कांसा से इन्होंने अलग अलग उपकरण बनाए, अलग अलग बर्तन बनाए और बहुत सारा इन्होंने प्रतिमा भी बनाया, मूर्ति भी बनाया। अब कला और संस्कृति देख लेते हैं। यह जो फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, यह एक कला है। अलग अलग मूर्ति उन्होंने बनाया, अलग अलग खेल खेला। हड़प्पा सभ्यता कला और संस्कृति में बहुत समृद्ध, कला में भी ये लोग बहुत आगे थे। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ठीक है, यह जो मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, एक ऐसी महिला है जो डांस करने वाली महिला है, नाचने वाली महिला है, उसका यहाँ पे फोटो बनाया गया है। इसके हाथ में देखिए यहां से यहां तक बाला है, यहां से लेके यहां तक पूरा बाजू जो है बाला है, यहां पे भी बाला है और यहां पे भी बाला है। तो उस समय देखिए डिजाइन किस तरह था, आज भी होता है ना, हाँ, महिलाओं में देखिएगा अलग अलग डिजाइन, कोई यहाँ पे बाला, कोई यहाँ तक पहनता है, कोई पूरा यहां से यहां तक पहनता है। तो उस समय भी डिजाइन था इस तरह का। याजुक पुरुष, यह जो आप देख रहे हैं जो उल्लू जैसे बनाया गया है, ठीक है, इसे हाथ जोड़े हुआ है, ठीक है, यह बता रहा भैया बुद्धिमान आदमी है। तो पत्थर से काट के इस तरह का ये लोग कला बनाता था, मूर्ति बनाता था। ठीक है, तो ये पत्थर का था और ये जो था आपका ये धातु का था। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई, देवी देवता का मूर्ति बनाया गया, खिलौना बनाया गया, पशु का मूर्ति बनाया गया, आभूषण बनाया गया, सोना चांदी शंख मंके से बने गहने का इस्तेमाल होता था। खेल और खिलौने, भैया कला में ये लोग मूर्ति उर्ति सब बनाता था। उसके बाद खेल में भी ये लोग आगे था, ये लोग पत्थर से बहुत सारा खेल बनाता था। यह खेल आप खेले होंगे बचपन में, ठीक है, हम लोग छोटा छोटा पत्थर का इस्तेमाल करते थे, शतरंज टाइप का होता है। तो इस तरह का ये लोग खेल खेलते थे, ऐसे पत्थर को काट के ऐसे चबूतरा बना लिए और उस पर छोटा छोटा गोटी रखते थे। जैसे आजकल हम लोग शतरंज में बोलते हैं ना, घोड़ा ये हाथी है, ये सैनिक है, उसी तरह ये लोग का था।
ठीक है, ये पत्थर था, इस पत्थर में देखिए छेद भी है, पत्थर में क्या है, छेद है। अभी पत्थर में छेद का मतलब समझ गए, सीटी जो हम लोग बजाते हैं तो ये सीटी है, क्या है, सीटी। तो उस समय का ये सीटी भी है। तो उस समय जो भी चीज था कितना देखिए बेस्ट था, सीटी भी ये लोग बनाया था बजाने के लिए। अभी जो हम लोग मोहर देखते हैं, कोई भी कहीं पे भी जाइए, दवा की दुकान में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना एक मोहर मार देता है। मोहर से मतलब क्या भैया, सरकारी काम में कोई भी करो एक मोहर लग जाएगा, मोहर नहीं लगेगा तो लगता है भैया डुप्लीकेट है, मोहर मार देता है मतलब ओरिजिनल है। तो उस समय भी लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, या कोई चीज मेरा है, मोहर लोग क्या मारते हैं, ये चीज मेरा है, उसमें नाम लिखा रहता है, तो हम मोहर मार दिए भैया ये मेरा चीज है। व्यापार आप कर रहे हैं तो मोहर मार देते हैं भैया ये मेरे दुकान का है। व्यापार में भी मोहर इसीलिए ना मारा जाता है, ये मेरे दुकान का, ये मेरा चीज है। तो उस समय भी अलग अलग तरह का मोहर बनाया जाता था। यहाँ पे देखिए एक सींग वाला पशु है, एक ऐसा मोहर था जिसमें एक सींग वाला पशु का फोटो था, सब धातु का बना है। यहाँ पे देखिए दो सींग वाला जानवर है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक ऐसा बाघ है जिसमें सिंह है। उस समय क्या जाने क्या था, अद्भुत दुनिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंग वाला पशु, यहाँ पे देख रहे हैं बैल है जिसका दो सिंग है, और यहाँ पे देखिए बाघ है और उसका भी सिंग है, उसका भी दो सिंग है। तो इस तरह का मोहर इस्तेमाल होता था, और मोहर मारा जाता था सामान पे, ये सामान मेरा है, या बेच रहे हैं तो भी मोहर मार दिया जाता था कि भैया ये सामान आपको बेचे, ये मेरे दुकान का है, मेरा है। ठीक है, ये भी आपका मोहर में इस्तेमाल होता था। ठीक है, ये देखिए कितना शानदार मूर्ति बनाया गया था। तो हड़प्पा से हजारों मोहरें खुदाई में मिली, बहुत सारा मोहर मिला, अलग अलग तरह का मोहर मिला। ये स्टीएटाइट नामक मुलायम पत्थर से बनी थी। तो याद रखिएगा जो मोहर बना था वो कौन पत्थर से बना था, स्टीएटाइट पत्थर से बना था, क्योंकि ये पत्थर नरम होता था, क्योंकि हार्ड होगा तो टूट जाएगा, मोहर कैसे लगेगा। तो ये मुलायम पत्थर से बनाया जाता था, मूर्ति बनाया जाता था तो हार्ड पत्थर से जो टूटे नहीं। और जब ये मोहर बना रहे थे तो मुलायम पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका मतलब वो बहुत होशियार लोग थे, कहां पे मुलायम पत्थर का इस्तेमाल करना है, कहां पे हार्ड पत्थर का इस्तेमाल करना है, कठोर पत्थर का इस्तेमाल करना है, वो लोग जानते थे। तो देखिए कितना उन लोग का जो सोच था, वैज्ञानिक सोच था, कितना शानदार देखिए ये लोग मोहर बनाए थे। हर मोहर पर जानवरों का फोटो होता था और उसके ऊपर कुछ लिखा रहता था। यहां पे देखिए ये लोग कुछ लिखे हैं, लेकिन क्या लिखे हैं कोई पढ़ ही नहीं पाया, कि उस समय ना वो दुनिया समाप्त हो गया और कोई लोग बचा ही नहीं था जो इसको पढ़ सके। कुछ लोग बच जाते तो वो लोग बताते देखो भैया ये चीज लिखा है। तो बहुत सारा लोग जब अपना सभ्यता में लिखते हैं तो कुछ लोग बच जाते हैं जो पढ़ के बताते हैं, समझाते हैं, तो अगला दुनिया जानता है। लेकिन दुनिया एक बहुत आगे था, लेकिन वो दुनिया बचा ही नहीं, कोई पढ़ने वाला था ही नहीं। फिर हम लोग नहीं समझ पाए ये क्या लिखे हैं, कुछ ना कुछ बात था लेकिन क्या लिखा है हम लोग नहीं जान पाए। यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन क्या लिखे हैं ये चीज को हम लोग पढ़ नहीं पाए। उनका भी एक भाषा होता था, एक लिखावट होता था जो वो लोग समझते थे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। मोहरों के उपयोग तो व्यापारिक वस्तुओं की पहचान के लिए, भैया हम आपको सामान बेच रहे हैं, ये मेरा सामान है, इस पे हम मोहर मार देते हैं। मालिक का स्वामित्व के लिए, भैया ये मेरा सामान है, हम अपना मोहर मार लेंगे, भैया देख लो मोहर मार दिए, ये मेरा सामान है ना। तो मोहर से भैया पता चल जाता था ये सामान किसका है। हड़प्पा लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। तो हड़प्पा का ये जो लिपि है, लिखावट है, ये क्या लिखे हैं आज तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उस समय का कोई आदमी बचा ही नहीं था जो इस चीज को समझा पाए ये क्या चीज लिखे। फोटो था, फोटो से तो हम लोग जान गए भैया ये जानवर है, ये बाघ है जिसका दो सिंह है। अब दो सिंह वाला क्या बाघ उस समय होता था, हो सकता है होता होगा, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन फोटो में तो बता रहा है बाघ का सिंह है, हो सकता है उस समय बाघ में सिंह होता हो सकता था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। समुद्री व्यापार और लोथल, समुद्री व्यापार करने में ये लोग बहुत ही आगे थे। समुद्री रास्ते दूसरे दुनिया में जाके ये व्यापार करते थे। तो याद रखिएगा समुद्र पे जहां पे जहाज रुकता है, बहुत सारा जहाज रुकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाक यार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाक यार्ड, जिसको पोर्ट भी बोलते हैं, पोर्ट, बंदरगाह।
बंदरगाह बोलते हैं ना। तो लोथल जो था, याद रखिएगा, ये गुजरात में है और ये बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां पे जहाज रुकता था, उसके माध्यम से ये लोग व्यापार करते थे। तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोथल कौन जगह था? लोथल वह जगह था जो एक बंदरगाह था, बहुत प्रमुख बंदरगाह था, क्योंकि यहीं से दूसरे दुनिया में लोग जाकर हड़प्पा से अपना व्यापार करते थे। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए कितना शानदार, पूरा पानी से भरा हुआ है, ताकि यहाँ पे जहाज आए। देख रहे हैं, इसका लंबाई कितना था भैया? 217 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा था। कितना बड़ा था। को वो जहाज इस पे आके अट जाएगा। इसका उपयोग जहाजों द्वारा माल के आयात और निर्यात में होता था। भैया जहाज है, माल उतरेगा, फिर माल चढ़ेगा, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। गुजरात और सिंध के तटीय क्षेत्र इसका व्यापार मुख्य केंद्र थे। ठीक है, तो व्यापार कहाँ होता था? गुजरात में और सिंध में। तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र था ना, समुद्र से जो सटा हुआ जमीन होता है, उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। लोथल भारत का सबसे पुराना समुद्री व्यापार केंद्र माना जाता था। तो ऐसे माना जाता है जो सबसे पहले, सबसे पुराना जो बंदरगाह था वो कौन था? लोथल था। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन था जहां से पूरे दुनिया में व्यापार किया जाता था? वो था आपका लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह, ठीक है। देखिए, बहुत बड़ा बंदरगाह, लोथल में विशाल बंदरगाह, बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां पे जहाज वाज रुकता था। ठीक है, तो अभी तो कम पानी है, सूख गया है, उस समय पूरा पानी भरा हुआ रहता था। अब हम लोग बात करेंगे, जब ये सभ्यता जब इतना विकसित था, लोग इतना वैज्ञानिक सोचते थे, इतने व्यवस्थित तरीके से अपने जिंदगी को जीते थे, हर चीज में आगे थे, खेती करने में हो, मोहर बनाने में हो, मूर्ति बनाने में हो, मिट्टी का अलग अलग बर्तन बनाने में हो, ज्वेलरी बनाने में हो, व्यापार करने में हो, सब में आगे थे। हर घर में बाथरूम था, हर घर में नाली था, विशाल विशाल स्नान घर था। तो भैया ये कैसे खत्म हो गया? तो एक समय आया जब यह सभ्यता जो था खत्म हो गया। इसके बहुत सारे कारण थे। तो लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। सभ्यता तो बहुत विकसित हुआ, लेकिन एक समय आया जब ये धीरे 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 समाप्त होने लगा। क्यों? जलवायु परिवर्तन के कारण। बहुत सारे कारण है, उसको देख लेते हैं। धीरे धीरे बारिश कम होने लगा और सूखा पड़ने लगा। भैया पानी कैसे आएगा? बारिश से आएगा। जब बारिश ही नहीं होगा तो सुखाड़ आ जाएगा, और जब सुखाड़ आ जाएगा, पानी नहीं रहेगा, फिर लोग वहां पर रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो जलवायु का परिवर्तन आया, बारिश कम होने लगा, पूरा जमीन सूखने लगा। तो वहां से लोग धीरे 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 जहां से आए थे वहां वो लोग चले गए। सरस्वती नदी सूख गया, कृषि उत्पादन घट गया। जब पानी ही नहीं रहेगा तो फसल होगा? नहीं होगा। तो पानी ही जब नहीं रहा, सुखाड़ आ गया, तो फसल भी कम होने लगा। जब फसल ही नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे क्या? तो धीरे धीरे वहां से हटने लगे। नगर धीरे धीरे खाली हो गए। जो शहर में लोग थे धीरे धीरे वापस अपने गांव की तरफ लौट गए। लोग फिर से गांव में बसने लगे। और इस तरह यह जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये धीरे 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 समाप्त हो गया। लेकिन यह सभ्यता जो है, इसको जब हम लोग जाने तो बहुत सारा चीजों को जाना, सीखा। उस समय के लोग जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे। उनका सोच एक वैज्ञानिक सोच था। अपने जिंदगी जीने का जो तरीका था बहुत ही उच्च था, बहुत ही हाई क्वालिटी का था। तो हड़प्पा की तकनीक जो था, उनका कला जो था, संस्कृति जो था, वो भारतीय सभ्यता का हिस्सा बन गया। वो लोग तो चले गए, खत्म हो गए, लेकिन उनके द्वारा जो तकनीक दिया गया नाली बनाने का, हर घर में बाथरूम का, बड़ा बड़ा स्नान घर, बड़ा बड़ा मूर्ति ना, उनका जो संस्कृति था जीने का, वो हम लोगों को मिल गया। अब इसमें खास बात है, बहुत सारे सभ्यता को आप देखिएगा तो हर सभ्यता शांत सभ्यता नहीं होता था। बहुत सारे सभ्यताओं में युद्ध भी होता था, लड़ाई झगड़ा भी होता था।
लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा का कोई प्रमाण नहीं मिला। मतलब यह जो सभ्यता था भारत का हड़प्पा सभ्यता बहुत ही सुंदर था सभी तरीकों से, इसीलिए यह सबसे प्राचीन और सबसे उच्चतम सभ्यता इसको माना जाता है पूरे दुनिया में। तो पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट, सबसे प्राचीन जो सभ्यता था यही था। युद्ध या आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि युद्ध हुआ है। भैया युद्ध होगा तो अलग अलग औजार बनाए जाएंगे, तो औजार लोग क्यों बनाता है? युद्ध करने के लिए। तो कोई औजार मिला ही नहीं, इसका मतलब वो लोग शांति प्रिय थे, कोई युद्ध नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता शांतिपूर्ण थी। हालांकि नगर नष्ट हो गए, नगर बर्बाद हो गए, जलवायु परिवर्तन के कारण, कम बारिश होने के कारण, सुखाड़ पड़ने के कारण, लेकिन उनका जो संस्कृति था, उनका जो तकनीक था, वो हम लोगों के देश में बस गया और वहां से हम लोगों को बहुत सारा सीख मिला। तो आज भी खुदाई चालू है और नया नया चीज मिलता है ना। हो सकता है ये फिर कोई नया दुनिया बन जाए, ये दुनिया भी समाप्त हो जाए ना, कौन जानता है आगे क्या होगा। फिर ये दुनिया समाप्त हो जाएगा, फिर नया दुनिया आएगा, नए लोग आएंगे, फिर खुदाई होगा, बहुत सारा चीज मिलेगा ना। मोबाइल मिला भाई, उस समय मोबाइल होता था, लोग बात करते थे, तो इस तरह का है। ठीक है, तो बहुत दुनिया आया, बहुत दुनिया चला गया, फिर नए लोग आए, फिर उन्होंने विकास किया, फिर आगे बढ़े, फिर समाप्त हो गया, फिर नए लोग आए, फिर दुनिया को आगे बढ़ाए। तो इस तरह दुनिया चलते जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को मजेदार तरीके से पढ़े हैं। आई होप सारे बिंदुओं को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको क्लास 6 का पूरा चीज मिलेगा, मैथ भी होगा, गणित भी होगा, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, विज्ञान मतलब साइंस वो भी पढ़ाया जाएगा। तो तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्त आपको इससे ज्ञान अर्जित कर सके, उनका भी अच्छा से नॉलेज मिल सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।